गुड मॉर्निंग गाइस। हम बात कर रहे थे अल्केन चैप्टर की। अब तक जो है हम लोगों ने अल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स की बात की है, ठीक है ना। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया है कि एक समरी चार्ट जो है कैसे बनाने का है। प्रिपरेशन के बाद जो अब नेक्स्ट चालू हो जाएगा, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग चालू करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अब यही सीक्वेंस हर चैप्टर में होगी। पहले प्रिपरेशन मेथड होगा, फिर उसके बाद जो है उस चैप्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के, एंड फिर आएंगे केमिकल रिएक्शन। उसी तरीके से आज जो हम ये जो प्रिपरेशन मेथड हुए थे उसमें मैं कुछ आपको हर वीडियो लेक्चर में जो बेटा मैंने थोड़े थोड़े आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, वो सभी लोगों को पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करने हैं एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिस बुक्स दैट यू आल्सो हैव परचेज फ्रॉम द मार्केट। उसमें से फटाफट जो है काम चालू कर दो, फिर जैसे चैप्टर खत्म होता है वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस शीट डीपीपी ऑन दिस चैप्टर। ठीक। आज अल्केन में केमिकल रिएक्शंस के बाद में हम जो है पॉइंट देखने वाले हैं एंड वो पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम क्या देखते हैं भाई, उनका स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इससे रिलेटेड जो हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे। तो एक एक करके अगर बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट हम ये ले सकते हैं अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है C1 टू C4 यानी एक कार्बन वाला अल्केन, मिथेन टू ब्यूटेन, दीज आर gases at room temperature। क्या है ये? these are gases at the room temperature। अब इसके आगे एक चीज यहां पे भी, जो नियोपेंटेन है ना, नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन जो है वैसे देखा जाए तो नियोपेंटेन तो 5 कार्बन का है, लेकिन नियोपेंटेन भी कैसा है? गैस है एट दी रूम टेम्परेचर। बट इसके जो दूसरे 2 आइसोमर्स है, कौन से 2 आइसोमर्स है? अगर आप देखोगे अपना सेकेंड लेक्चर ऑफ अल्केन, उसमें मैंने C5H12 वाले के 3 आइसोमर लिख के दिए थे। एक है आपका नियोपेंटेन, एक है आपका एन पेंटेन और एक है आपका आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन जो है आपका, तो नियोपेंटेन बाकियों के कंपैरिजन में रूम टेम्परेचर पे कैसा है? गैस है। लेकिन इसके जो दूसरे 2 आइसोमर है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, बट आइसोपेंटेन एंड एन पेंटेन वो कैसे है? लो बॉइलिंग लिक्विड। अब लो बॉइलिंग लिक्विड का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसा है उनका? कम है ना। बॉइलिंग पॉइंट कैसा है उनका? कम है एट दी रूम टेम्परेचर। ठीक, ओके। एक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, फिर इसके आगे के जो मेंबर है C5 टू C17 है ना, C5 टू C17 दीज आर लिक्विड्स। ये कैसे है? लिक्विड्स है। एंड इनके आगे वाले जो है, देन दी हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स। हायर मेंबर्स कैसे है? वैक्सी सॉलिड्स है। ठीक, ओके। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है आपका डेंसिटी, है ना, जो कि आपका डेंसिटी। डेंसिटी में क्या है? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा अल्केन्स की डेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी, लेकिन इट बिकम्स कांस्टेंट एट वन लेवल। तो आप इतना लिख सकते हो, डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, है ना, इंक्रीजिंग molecular weight but becomes constant
बिकम्स कांस्टेंट एट अराउंड 0.8। ठीक है, इसी का मतलब अल्केन की डेंसिटी पानी से कम है तो अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। तो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, अल्केन्स विल फ्लोट ऑन दी वाटर। तो ब्रैकेट में लिख दो वहां पे या फिर डायरेक्ट लिख दो, इट मींस हेंस, है ना, हेंस these are lighter than water and float on the surface, है ना, lighter than water and float on surface। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं इनके solubility की। अब बात करते हैं सोलिबिलिटी की। अब देखो यहां पे अल्केन जो है प्योरली नॉन पोलर कंपाउंड्स है। कैसे, अगर आप देखोगे यहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या, इनका नहीं है, आई मीन है बहुत बारीक। सो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस दिस बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज नॉन पोलर। एंड अब अगर ये बॉन्ड नॉन पोलर है तो फिर अल्केन में किसी भी तरीके की पोलैरिटी नहीं है, एंड पोलैरिटी नहीं है इसके लिए अल्केन्स का पानी में डिसॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, है ना। सो लिखो आप, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्यों, क्योंकि दे आर नॉन polar in nature, do not dissolve in water। तो फिर किस में डिसॉल्व होते हैं, यस, तो नॉन पोलर आई मीन कंपाउंड आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी जो अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे आपका बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, उनमें कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4 है, उनमें क्या हो जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। सो लिखो आप यहां पे, अल्केन्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट readily dissolves in non-polar organic solvents, like बेंजीन, C6H6 यानी कौन है, बेंजीन, फिर आपका क्लोरोफॉर्म, फिर आपका ईथर एक्सेट्रा। एंड कुछ अल्केन तो खुद ही बहुत अच्छे सॉल्वेंट है ना, कुछ अल्केन क्या है, खुद ही सॉल्वेंट है, उनमें अल्कोहल वगैरह इस तरीके के कंपाउंड भी जो है डिसॉल्व होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी के बाद आते हैं लास्ट पॉइंट, एंड वो है बॉइलिंग पॉइंट। एंड यू विल सी, जैसे आप प्रैक्टिस चालू करोगे बुक में से, यू विल सी अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, जनरली अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि वीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपका, जनरली दीज हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जनरली अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब उसी में भी क्या हो जाए, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, है ना, सो विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट और विथ इंक्रीजिंग, अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है यानी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन बढ़ेगा तो वजन क्या 12-12 से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। सो इसके लिए क्या बोला जाएगा यहाँ पे, विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, यानी ब्रैकेट में लिखो, मीन्स विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सो एग्जांपल के तौर पे अगर समझो मैंने ऐसा लिखा, यहां पे मैंने लिखा C4H10 ब्यूटेन, ठीक है, फिर मैंने लिखा C5H12 पेंटेन, फिर मैंने लिखा C6H14,
हेक्सेन। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से 4 से 5 हुए कार्बन, 5 से 6 हो गए, हाइड्रोजन भी बढ़ते गए, यानी इधर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता गया, बढ़ता गया। तो अगर मैं बोलूं इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लिखूं तो ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, एन हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन एन एन ब्यूटेन से क्या होगा, ज्यादा होगा। सो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट में एक ट्रेंड हुआ कि विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। लेकिन तब कैसा करोगे, तब कैसा करोगे जब दिए हुए कंपाउंड्स में सभी का वजन बेटा सेम है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला नियोपेंटेन, ठीक है, फिर मैंने बोला आइसोपेंटेन एंड फिर मैंने बोला एन पेंटेन। अब तीनों का फॉर्मूला तो सेम है, तीनों के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, तीनों के केस में वजन तो सेम है, तो इनको क्या बोला जाएगा, आइसोमर बोलते हैं ना। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लिखो आप मेरे साथ में, फॉर आइसोमेरिक अल्केन्स, यानी अगर दिए हुए अल्केन एक दूसरे के आइसोमर्स है तो फॉर आइसोमेरिक अल्केन्स लिखना आप लोग मेरे साथ, फॉर आइसोमेरिक अल्केन्स विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। अब नियोपेंटेन में स्ट्रक्चर क्या है, CH3C CH3 CH3 CH3। आइसोपेंटेन में क्या है, ये रहा, एन पेंटेन में ये रहा। सो देखो एन पेंटेन के कंपैरिजन में यहाँ पे एक ब्रांचिंग आई, यहाँ पे और ज्यादा ब्रांचिंग आई है ना। तो क्या लिख रहे थे हम लोग, विद इंक्रीजिंग फॉर आइसोमेरिक अल्केन्स, फॉर आइसोमेरिक अल्केन्स विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। पहले तो इतना लिखो, अब समझाता हूं वो क्यों होता है, ठीक है ना। लिखा सभी ने, विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, अल्केन्स में किसी भी तरीके की पोलैरिटी नहीं है, तो अल्केन में जो एक दूसरे को पकड़ के रखने वाले जो फोर्सेस है, अल्केन में एक दूसरे को पकड़ के रखने वाले जो फोर्सेस है, उन फोर्सेस को बोलते हैं वॉन डर वाल्स फोर्सेस। ये जो वॉन डर वाल फोर्सेस है ये वीक होते हैं। वॉन डर वाल फोर्सेस कैसे होते हैं, वीक होते हैं, एंड ये सिर्फ सरफेस पे ही एक्ट करते हैं। तो अगर सरफेस पे एक्ट करने वाले, इसका मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ जाती है सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टार्ट्स बिकमिंग स्पेरिकल, एंड जिसके वजह से उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक, तो अब जरा एक्सप्लेनेशन लिखना। पहले तो हमने क्या लिखा, फॉर आइसोमेरिक अल्केन्स विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फुल स्टॉप। देखिए आगे लिखो, ड्यू टू ब्रांचिंग molecule starts attaining, due to branching molecule starts attaining spherical shape, है ना, due to branching molecule starts attaining spherical shape and reduces the surface area, reduces the surface area, due to which the van der Waals forces of attraction, due to which the van der Waals forces of attraction also reduces. So I repeat, due to branching molecule starts attaining spherical shape which reduces the surface area, due to which the van der Waals forces of attraction also reduces, है ना, due to which van der Waals forces of attraction also reduces, hence boiling point decreases with increase in the branching। तो अब इन तीनों में अगर मैं बोलूं, इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लिखो, तो नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोपेंटेन से कम होना चाहिए, आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन से कम होना चाहिए।
ठीक है। अगर मैं इनके वैल्यू भी बता दूं आपको तो नियोपेंटेन का लगभग 282 केल्विन होता है, आइसोपेंटेन का लगभग 300 केल्विन होता है एंड एन पेंटेन का 309 केल्विन होता है। तो यहीं पे आपको अंदाजा मिला ब्रांचिंग जैसे जैसे बड़ी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया। ठीक, सो ये था आपका अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टी। सो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट याद रखना अच्छे से, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत बार, ठीक है ना। तो जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो जिनके बारे में पूछा है पहले देखो उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर सभी के कार्बन एटम डिफरेंट है तो फिर जिसके कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन दिए हुए कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो फिर जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। क्लियर? ओके, सो ये हो गया बेटा अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। सो अब हम चालू करने वाले हैं इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन। क्या है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, यानी अल्केन कौन से रिएक्शंस दिखाएगा। ठीक, सो हेडिंग लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहली बात, अल्केन सैचुरेटेड है कि नहीं? अल्केन सैचुरेटेड है, फिर नॉन पोलर है कि नहीं? अल्केन्स कैसे हैं? सैचुरेटेड है, नॉन पोलर है। तो रिएक्शन होने के लिए थोड़ा बहुत अनसैचुरेशन या पोलैरिटी अगर आती है तो रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाते हैं, फास्टर हो जाते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने अल्केन्स के लिए एक वर्ड यूज किया था, पैराफिन्स, जहां पे मैंने बताया था पैरम यानी लिटिल, अफिनिस यानी रिएक्टिविटी। सो अल्केन्स सैचुरेटेड है, नॉन पोलर है, इसकी वजह से दे आर लेस रिएक्टिव। फिर मैंने बोला था अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन रिएजेंट्स, नाइदर विद रिड्यूसिंग रिएजेंट, नॉर विद अल्कली, आई मीन नॉर विद एसिड और नाइदर विद बेसिस। ठीक है ना? तो ये सब मैंने आपको शुरुआत के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया था। अब दूसरी बात यहां पे, सो ये सबको फिर से याद रखना, सैचुरेटेड है, नॉन पोलर है, लेस रिएक्टिव है, आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो अब अल्केन का अगर मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं, यहां पे कोई भी एक सिंपल सा अल्केन लेता हूं, मान लो मैंने ये ले लिया CH3। अब मुझे बताओ क्या यहां पे कोई एडिशन पॉसिबल है क्या? एडिशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अल्केन के जितने बॉन्ड बनने थे उतने बने एंड सभी के सभी सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड। सो सिंस अल्केन्स आर सैचुरेटेड दे डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहां पे फिर क्या किया जा सकता है? अब अगर जो अनसैचुरेटेड है उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड होता है उसमें से कुछ निकाला जा सकता है। और उसमें से क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। तो अल्केन के सबसे फेमस रिएक्शन में से कौन से? 4 टाइप के रिएक्शन बताए थे मैंने आपको, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट। सो अल्केन का क्या किया जा सकता है पता है? अल्केन में ये यहां से या फिर यहां से एक हाइड्रोजन हटाया जाएगा, उस हाइड्रोजन के जगह पे दूसरा कोई ग्रुप, फॉर दैट मैटर यहां पे मैं लेता हूं Y, जस्ट जनरल। सो H हटा के उसके जगह पे Y लेके आया, यानी क्या किया? सब्स्टिट्यूशन किया। सो अल्केन का द फेमस रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो लिख के रखना, अल्केन्स अंडरगो, largely alkanes undergo substitution reaction। ठीक है ना? सो कौन से रिएक्शन दिखाते हैं? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं।
अब सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने बोला था आपको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो जैसे जैसे आएगा हम बात करेंगे। सो पहली रिएक्शन, सो अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे मेजर रिएक्शन है। तो इनमें जो फर्स्ट रिएक्शन हम सीखने वाले अल्केन में, वो रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्या है? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन? बहुत सिंपल है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन बाय हैलोजन। ठीक है, तो लिखना यहां पे, इसका मतलब है रिप्लेसिंग one or more hydrogen atoms of RH आने कौन यहां से आगे? RH आने अल्केन। सो रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन बाय हैलोजन, उसको क्या बोला जाएगा? हैलोजिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। बात क्लियर है? ओके तो यहां पे कुछ मैं आपको जनरल जरा रिप्रेजेंट करके बता दूं। यहां पे समझो बेटा, मैंने ऐसा ले लिया RCH3, ठीक है। अब मैंने यहां पे फिलहाल तो मैं जनरल ले रहा हूं। सो हैलोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X2 से। सो अल्केन्स व्हेन रिएक्ट्स विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब ये यूवी लाइट को या तो यूवी लिखा जाता है या फिर इसी को ऐसा यूवी लिखा जाता है। सो अल्केन्स व्हेन रिएक्ट्स विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, इस हाई टेम्परेचर को अब हम कैसा लिखेंगे? डायरेक्टली हाई टेम्परेचर को हम या ऐसा हीट का सिंबल देंगे और सनलाइट, क्या है? और सनलाइट। सो अल्केन्स आर ट्रीटेड विथ हैलोजन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर और सनलाइट अंडरगोज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहां का एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस कर दिया। तो यहां का H निकला, उसके जगह पे X आया, तो यहां का H यहां का X बाजू को हो गया बाय प्रोडक्ट। तो ये कौन है? दिस इज कॉल्ड एज अल्किल हलाइड। याद आ रहा है अब आप लोगों को? ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलेंगे अल्केन्स ऑन ट्रीटिंग विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और ब्राइट सनलाइट और टेम्परेचर, it undergoes replacement of hydrogen by halogen to form corresponding alkyl halides, है ना, to form corresponding alkyl halides। क्लियर है? ये आपका सबसे पहला बेसिक सिंपल रिएक्शन। अब मुझे बताओ हैलोजन कौन कौन है ना? मुझे बताओ अपने पास हैलोजन कौन से है? सो वी हैव हैलोजन फ्लोरीन, फिर अपने पास है क्लोरीन, फिर अपने पास है ब्रोमीन और फिर अपने पास है आयोडीन। ठीक है ना, ये इस तरीके का है। अब यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब इन चारों हैलोजन में से मान लो कभी मैंने यहां पे फ्लोरीन लिया, कभी क्लोरीन लिया, कभी ब्रोमीन लिया, तो क्या चारों सेम रेट से रिएक्ट करेंगे? नहीं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट। तो अब आपको पहला पॉइंट यहां पे पता होना चाहिए, वो ये कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, जैसे प्रिपरेशन में सीखा था ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्किल हैलाइड का और या फिर रिडक्शन। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, और क्या है ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर? वो है फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो ऊपर जो लिखा है दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ the halogens। तो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। एक हो गया पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा, अब दूसरा जरा ध्यान से देखो। अब ये मैंने जनरल रिप्रेजेंट किया था, अब समझो मैंने यहां पे कुछ ऐसा लिया, मैंने लिया CH3, ठीक है। फिर समझो मैंने एक और अल्केन लिया CH3, CH2, CH3 एंड लेट अस से मैंने एक और अल्केन लिया ये वाला, ठीक है।
अब देखो इस कंपाउंड की बात करें, अगर मान लो हमने इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ में, क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में, इसकी भी रिएक्शन कर दी क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में, एंड इसकी भी रिएक्शन वैसे ही कर दी, तो यहां पे क्लोरीन जिस हाइड्रोजन को निकालने वाला है वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन कैसे, प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, तो क्लोरीन जिस हाइड्रोजन को निकालने वाला है वो हाइड्रोजन कैसा है, प्राइमरी। अच्छा, यहां पे क्या करेगा, यहां पे प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, यहां पे क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन भी है सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है। अब यहां पे ध्यान से देखो, जब ये हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, जब ये हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, तो जब यहां पे ये CH बॉन्ड टूटता है तो होमोलिटिकली टूटता है, इसका मतलब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में आपका जो फ्री रेडिकल बनेगा कौन सा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इस नीचे वाले केस में अगर मैं यहां का CH बॉन्ड तोड़ता हूं तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, एंड अगर मैं यहां का फ्री रेडिकल तोड़ता हूं, आई मीन हाई बॉन्ड, तो यहां पे क्या बनेगा आपके पास, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, है कि नहीं। एंड इस वाले केस में अगर मैं ये यहां का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता हूं तो यहां पे जो रेडिकल बनेगा वो कौन सा बनेगा, टर्शियरी फ्री रेडिकल। अब मुझे बताओ, मैं अगर पूछता इन तीनों में कौन सा फ्री रेडिकल सबसे फास्ट बनेगा, तो इमीडिएटली आप क्या बोलते हैं, सर लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसी का मतलब अगर आपके दिए हुए अल्केन में अगर टर्शियरी हाइड्रोजन है, दिए हुए अल्केन में अगर टर्शियरी हाइड्रोजन है, तो उसकी रिएक्टिविटी हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए सबसे फास्ट है, क्योंकि टर्शियरी हाइड्रोजन हटाओगे तो वहां पे टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी हटाओगे तो सेकेंडरी, प्राइमरी हटाओगे तो प्राइमरी। अब चूंकि टर्शियरी फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब वो जल्दी से बनेगा। सो अब यहां पे नया पॉइंट आपके लिए है, सो नया पॉइंट आपके लिए ये है कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कौन सा हाइड्रोजन सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ में। तो ये आपके लिए यहां पे लिखना है आपको, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, इसी को बोला जाता है ईज ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, यानी कौन सा हाइड्रोजन जल्दी से रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि अब हाइड्रोजन तो रिप्लेस करे तो कौन सा होगा फिर, टर्शियरी। एंड रीजन क्या होगा, क्योंकि वहां पे फ्री, आई मीन स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन और ईज ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट फॉर हैलोजनेशन रिएक्शन विल बी टर्शियरी हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, देन प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये आपने किस बेसिस पे निकाली ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों ने निकाली बेस्ड ऑन दी फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, है ना, बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। क्यों इतना डिटेल में बताया मैंने, हालांकि बहुत सिंपल पार्ट है, लेकिन समझाऊंगा तभी आप समझोगे। इतना डिटेल इसके लिए बताया क्योंकि हमको कभी पूछा जा सकता है, हमको पूछा जा सकता है, 4 अल्केन देंगे, पूछेंगे विच ऑफ द अल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो फिर हमको देखना है कि किस अल्केन में मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। तो जहां पे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वहां वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी वो अल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बात क्लियर है। तो अब यहां पे मैंने क्या लिया है, टर्शियरी फ्री रेडिकल। तो अगर समझो, फिर अब जरा ध्यान देना, अब अगर मैंने अब ऐसा पूछा होता, इथेन है, प्रोपेन है, आइसोब्यूटेन, अगर मैंने बोला होता इन तीनों में विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए था, आइसोब्यूटेन मोस्ट रिएक्टिव, देन प्रोपेन, देन इथेन, क्योंकि यहां पे सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल जो है बेटा बन रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है एकदम को, ओके। तो यहीं पे ये बहुत बेसिक सा पहला पार्ट बताया, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन में अल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर और सनलाइट टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड। यहाँ पे एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है रिप्लेस
हो सकते हैं, है ना, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया जो 4 अलग अलग हाइड्रोजन है उन चारों में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताई। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। एंड फिर मैंने ये बोला कि भैया कभी ऐसा हो सकता है ना कि अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन होंगे, जैसे इस केस में देखो इस वाले प्रोपेन में यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन, यहाँ पे सेकेंडरी, तो कौन सा हाइड्रोजन निकालना है ये कैसे समझेगा? तो वो हाइड्रोजन को आसानी से निकालना है जिसके निकालने पे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनता होगा। तो इस प्रोपेन में अगर किसी ने पूछा, अच्छा इन तीनों में पूछा विच अल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव, तो आंसर ये आएगा क्योंकि यहाँ पे टर्शियर फ्री रेडिकल बन रहा है। लेकिन अगर प्रोपेन में किसी ने पूछा ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव कि ये वाला, तो आपको क्या बोलना होगा? सेकंड वाला, ये तोड़ने के बाद कौन सा फ्री रेडिकल बन रहा है आपका? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो बेस्ड ऑन द फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन भी बताया आपको, जो कि है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चलते हैं। समझो मैंने कभी ऐसा आपके लिए एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो ये आपका बेसिक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे हमने वहां पे क्या किया, देखो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे और भी कुछ चीजें आपको बतानी होगी। फ्लोरीनेशन जो है, फ्लोरीनेशन इज वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट है। सो फ्लोरीनेशन इज वेरी फास्ट, हेंस इट इज एक्सप्लोसिव, है ना। फ्लोरीनेशन इज वेरी फास्ट एंड it can be explosive, hence generally direct fluorination is not carried out। ठीक है, तो लिखो fluorination very fast, can be explosive, hence direct fluorination is avoided। direct फ्लोरीनेशन इज अवॉइडेड। ठीक है, उसी तरीके से एक और रिएक्शन है दूसरी, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो। आयोडीनेशन कैसा है? इज वेरी स्लो रिएक्शन। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो रिएक्शन एंड हेंस इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसके लिए भी डायरेक्ट आयोडीनेशन भी जनरली नहीं किया जाता। So I repeat, iodination is very slow, reversible, hence direct iodination is also avoided, hence direct iodination is also avoided, but direct iodination can be carried out, direct iodination can be carried out। लिखो आप डायरेक्ट, अच्छा पहले तो ये बता दूं आपको कि आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों है, जरा ध्यान से देखना। समझो मैंने यहां पे एक ऐसा लिया, मैंने लिया CH3 प्लस, आयोडीनेशन करने के लिए I2 लेना होगा, तो मैंने ये ले लिया I2। ठीक है, अब यहां पे क्या बनेगा, ये यहाँ का आयोडीन यहाँ का एक H रिप्लेस करेगा, सो ये देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2I प्लस साइड में क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब याद करो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन यूजिंग फॉस्फोरस HI, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन यूजिंग फॉस्फोरस HI। तो वहां पे मैंने क्या बोला था, HI जो है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट एंड HI अपने अल्किल हैलाइड को बहुत ही आसानी से इसमें रिड्यूस करेगा अल्केन में। तो अब देखो यहाँ पे अल्केन का आयोडीनेशन किया, अल्किल आयोडाइड प्लस HI बना, तो अब यहाँ पे पूरे चांसेस है कि दिस HI कैन अगेन रिएक्ट विथ योर ethyl iodide एंड ये आयोडाइड विल बी रिप्लेस बाय H एंड यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक, इसी के लिए जनरली डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते हैं, बट डायरेक्ट आयोडीनेशन कैन बी कैरिड आउट, डायरेक्ट आयोडीनेशन कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखो, पहले तो ये लिखना है आपको, आयोडीनेशन स्लो है, रिवर्सिबल क्यों है, ये रिएक्शन दिखाना। HI कैन रिड्यूस द अल्किल हैलाइड बैक टू अल्केन। I repeat, HI can reduce the alkyl halide back to alkane, hence reaction is reversible. But
but it can be carried out, है ना, it can be carried out in presence of strong oxidizing agent, है ना, in presence of strong oxidizing agent, strong oxidizing agent like HiO3, HNO3, HGO। तो अगर आप अल्केन का आयोडिनेशन करोगे डायरेक्ट बिना किसी रिएजेंट के, सिर्फ हीट देके, है ना, सिर्फ हीट देके, तो उस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। लेकिन मान लो आपने अल्केन का आयोडिनेशन करना चाहा तो एंड आप इनमें से किसी को लेते हो तो उस केस में रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। खुद ही देख लो कैसा हो जाएगा। समझो आपने ये ले लिया CH3 प्लस I2 एंड अब अगर आपने यहां पे ले लिया मान लो HiO3 तो अब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। अब यहां पे क्या बनेगा, अब बनेगा CH3 CH2I प्लस, अब जो HI था वो मैंने तो बोला रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, तो वो जो साइड में HI बनेगा उस HI को कौन खा जाएगा, आपका HiO3 जो है उसको खा जाएगा। ठीक, एंड फिर यहां पे बन जाएगा आपका यहाँ पे 3I2 प्लस 3 वाटर। ये कहां से आए, ये आया आपके HI की रिएक्शन किसके साथ हो गई, HiO3 के साथ। इधर मैं साइड में अगर आपको लिख के बता दूं वो कैसा होगा, ये HiO3, तो इधर बाय प्रोडक्ट में जो HI बना था HiO3 क्या करेगा, उसके साथ में रिएक्शन करेगा। ये बैलेंसिंग के लिए मैंने 5 ले लिए, सो ये बन गया यहाँ पे 3I2 प्लस 3 वाटर। अब ये सब आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, यू शुड सिंपली रिमेंबर दैट अल्केन का डायरेक्ट आयोडिनेशन स्लो है, रिवर्सिबल है, लेकिन किया जा सकता है अगर हम ये वाले ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं। तो इन रिएजेंट्स का काम क्या है, दीज रिएजेंट्स विल डिस्ट्रॉय योर रिड्यूसिंग रिएजेंट HI, जिससे कि रिएक्शन वापस ना जाए। क्लियर है, तो ये हम आज यहीं पे रुकेंगे। एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया है। तो जहां पे आपको इतना ही याद रखना है, हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन होता है, फ्री रेडिकल, क्योंकि हमने किस बेसिस पे निकाली है हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्री रेडिकल के बेसिस पे, एंड हैलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। रुकेंगे गाइस, थैंक यू वेरी मच।